अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 4 मार्च 2024 और पीर का दिन है। आज इलेक्शन कमीशन होके आया हूँ। इलेक्शन कमीशन जो मैं कर सकता था मैंने वो चीज़ें सारी सामने रख दी हैं और मैंने जो वहाँ ख़बर देनी थी वो ख़बर भी मैंने दे दी। अब ख़बर आप तक मैं बताता चलता हूँ। पहले ये इलेक्शन कमीशन ये वक्त गुजार देगा, इसी तरह ही मामला जाएगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। वो फ़र्ज़ करें अप्रैल से शुरू होता है या मार्च से शुरू होता है तो अगस्त तक जाकर ये तकरीबन सारे मामले निपटेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीलें फ़ाइल होती हैं वो अपीलें जाएंगी और अगर डे टू डे सुना गया तो नवंबर में, आप समझिएगा नवंबर में इस हुकूमत यानी ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ को मिली है या मरियम सफदर को मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर भी अगर ठहर सकती है तो ये नवंबर से आगे नहीं जा सकता मामला। वो अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो इस वाले मामले को फॉर्म 45 मामले को आज डिसाइड कर देता तो क्या मुश्किल काम थी। अच्छा, ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से जो जस्टिस बाबर स्तार साहब का मामला था उसमें क्या हुआ, राना सनाउल्लाह लाग रहे हैं कि जनाब इस वक्त अगर नवाज शरीफ के पास हुकूमत होती तो ये छोड़ दें, क्यों ले रहे हैं हुकूमत आप, नवाज शरीफ ना ले हुकूमत, किसने कहा ये हुकूमत ले रही है आप। वो इस तरह की बातें सारी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कॉल ऑफ फेल में तजाद है और उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें सारी सामने आ रही हैं और आपको बहुत सी चीज़ें को देख के अंदाज़ा भी हो गया कि हालात और वाक़यात किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। चले पहले आपको मैं ले चलता हूँ जो मैंने उस वक्त बात की मीडिया के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने, ज़रा वो सुनिएगा। आज बड़ा वाज़ेह मौका इख्तियार किया कि ये पिछले 6 इलेक्शनों में सबसे ज्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। पीपी 35 से मोहम्मद यूसुफ जो है उनका बेटा हसन वकार चीमा डीसी रावलपिंडी है। वकार चीमा का जो बेटा है हसन वकार चीमा वो डीसी रावलपिंडी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मोहम्मद यूसुफ को हटाने के लिए पहले प्रेशर डाला गया कि इलेक्शन ना लड़े। जब उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ना है फिर झूठे पर्चे दर्ज करा दिए गए। आज ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को बताया कि पहले गुजरावाला, फिर सियालकोट और फिर हाफिजाबाद में पर्चा दर्ज करा दिया गया और एक झूठा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट जमा कराया गया। रिटर्निंग ऑफिसर साथ मिला हुआ था। उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर क्या, मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल है इंतजामिया के सामने कोई बात कर सके। इंतजामिया ने इस तरह जिस तरह इलेक्शन को रिग किया है ये एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। मैंने सबूत सारे लगा दिए, हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर हैं इसके अंदर, बाकायदा वीडियो सबूत मौजूद है कि जिस वक्त हाफिजाबाद पुलिस लेकर गई उस दौरान एक बयान अलवी दाखिल किया गया कि रिटायरमेंट करा लिया गया। 7 तारीख को रिटर्निंग अफसर को कहा, रिटर्निंग अफसर भाग गया कि भाई रिटायर नहीं हुए। और कमाल की बात है इतना कुछ फसाइयत के बावजूद मोहम्मद यूसुफ पीपी 35 से इलेक्शन जीत के फॉर्म 45 के मुताबिक जब देखा कि नहीं भी ये तो रिटायरमेंट के बावजूद भी तो जाली रिटायरमेंट है, इलेक्शन जीत लिया है, तो अब क्या किया जाए। फिर वो फॉर्म 45 की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हमने भी कवरिंग कैंडिडेट अपने अंदर बिठाया हुआ था। कवरिंग कैंडिडेट के जरिए फॉर्म 45 हमारे पास सारे मौजूद है और हम इलेक्शन जीत गए थे, मगर इलेक्शन हरवाया गया। वो सबूत भी हमारे पास मौजूद है। वकार चीमा खुद पेश हुआ, वकील पेश हुए उनके, उन्होंने वक्त मांगा। मैंने कहा ये डिले करना चाहते हैं, ये बात बड़ी अहम है कि कल कहा जाएगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हमारे पास 60 दिन का वक्त है, हम पहले फैसला करेंगे। मैंने कहा आपने अभी तक तो यही हालात है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामले जाए जा रहा है और वक्त जाया हो रहा है। यहां वक्त जाया होना मकसूद नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जवाब दाखिल किया वो मुझे दिखाया जाए। कमाल की बात है वो जो जवाब दाखिल किया सिर्फ रिटायरमेंट में रहा, उसने धांधली और बाकी चीजों का जवाब ही कोई नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हदायत जारी की है रिटर्निंग अफसर को कि 12 तारीख को बाकायदा उसका भी जवाब दिया जाए और आगे डेट नहीं दी जाएगी इलेक्शन का, उसी दिन इस पिटीशन का फैसला हो जाएगा। सबसे अहम बात जो है आप देख रहे हैं कि तारीखी तौर पर यह डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है और मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं
कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम जाएगा कि इलेक्शन की इतनी धांधली की पटिशनें। आप सिर्फ अभी इलेक्शन कमीशन में मत देखिएगा, सबसे पहले कहां हुआ, कागजात नामजदगी की तादाद देखिएगा। ये डाटा मांगा गया है, मैंने डाटा मांगा है ये। उसके बाद अपीलें कितनी फाइल हुई, सैकड़ों अपीलें फाइल हुई। उसके बाद हाईकोर्ट में रिटें गई, सैकड़ों फाइल गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो भी तकरीबन बहुत ज्यादा गई हैं। लेकिन वहां क्या हो गया कि बैलेट पेपर छप गए हैं जैसे, और कईयों में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी आप अंदाजा लगा लें कि फॉर्म 45 या बाकी वालों से सैकड़ों पिटीशनें आ चुकी हैं। ये डाटा सारा पब्लिक किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कौम को एतमाद में लेने के लिए एक एक डाटा सारा बताए, दिखाए, ताकि पता चल सके कि इलेक्शन में शफाफियत कितनी है। वरना ये डाटा सारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास चला गया तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा कि यहां इलेक्शन कितने साफ और शफाफ होते हैं। एक जाली वोटों से फॉर्म 45 से एक जाली असेंबली तश्कील में आ चुकी है। 1947 या 47 से फॉर्म 47 तक की हुकूमत बन चुकी है। यह गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत है। दारो खौफ इतना है कि रिजर्व सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट में सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है उसमें फैसला महफूज हो गया कि जिसमें पार्टी सिंबल अगर ले लिया जाए तो पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस की बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा दी कि पार्टी को बैन कर दिया। उनकी रिजर्व सीटें भी नहीं दी गई, उन्हें सिंबल भी नहीं दिया गया, आजाद उम्मीदवारों से इलेक्शन लड़ा। तो सेक्शन 215 जो है पहले दिन से गैर कानूनी है, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी फैसला महफूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाहौर हाईकोर्ट इसका फैसला बहुत जल्द जारी करेगा, और जब जारी हो गया और अगर ये अगर कह दिया कि पहले दिन से ही सेक्शन 215 गैर कानूनी और गैर आईनी। अच्छा, आपने वो सारी गुफ्तगू सारी सुन ली है। अब आगे पीटीए के चेयरमैन को से बयान अल्फी मांगा था, इरफान कादर साहब को वहाँ पेश कर दिया। इरफान कादर को ऐसे नहीं पेश किया, पेश करने का मकसद सिर्फ इरफान कादर को ये है कि इस मामले को लटकाया जा सके और लड़ाई लड़ी जा सके। जस्टिस बाबर सत्तार ने जब से वो डिप्टी कमिश्नर वाला फैसला दे दिया है, अब यहाँ पर भी जो है ना वकला, हम जैसे बहुत से वकला को, मैं चूँकि इस्लामाबाद बेस्ड नहीं हूँ, लेकिन बहुत से वकला को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने जस्टिस बाबर सत्तार के पास खड़ा होना चाहिए और बिल्कुल उसी स्टाइल के साथ, यानी बाबर जिस तरह इरफान कादर इस मामले को लेकर चल रहे थे, वो उलझाना चाहते हैं। वो मेरिट पे नहीं चाहते कि मेरिट पे ये डिसाइड हो सके। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिले करना है, और वो अब नई चीज़ तरफ ले गए 14 मार्च के लिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें खुल के आ गई हैं। ऑडियो वीडियो लीक कौन करता है, क्या कुछ होता है, ये सारा कुछ अब ये खुल के सामने आने वाली देर है। अब कोई मुश्किल काम नहीं है कि इसको कोई टाइम लगेगा, ये चीज़ें सामने आ सकेंगी। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत नज़दीक की ये सारी बातें हैं, और बहुत जल्द अब सारा कुछ देख लेंगे, सामने आ जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट का भी एक बेहतरीन फ़ैसला आ गया है कि एक बंदे को जब एक ही जुर्म जब हो जाए तो ज़मानत की मनसूखी दायर किए बगैर आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो ये वाला जो केस है, ये भी आप देखें ना, एक गिरफ़्तारी हो गई है, उसी तरह की नौयत के एक और केस में आप गिरफ़्तार कर लें। मिसाल के तौर पर कि अगर एक वक़ुआ फ़र्ज़ कर लें 9 मई का ही अगर वाक़या हुआ है, 9 मई के वाक़े को अगर सामने रखते हैं आपने एक जगह से, उसकी इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट्स में कि जनाब उसने को मुआवरत की है या मुशावरत की है या उसके ईमा पर हुआ है। इस तरह के और कई केसेस में यही हो रहा है, एक से गिरफ़्तारी हटती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे से तीसरे में पकड़ लेते हैं। तो ये वाला मामला भी अब आने वाले दिनों में आप देखें कि कोर्टों के अंदर आकर सेटल डाउन हो जाएगा। मामला बस कोर्टों के अंदर है। कोर्टें अहम है, याद रखिएगा, अदालतें अहम है। इन अदालतों ने अब फैसला करना है। अदालतें अब उस डगर में किस हद तक जाती हैं, ये देखने वाली बात है। और आखिर में सिर्फ राना सलाम ने कह दिया कि नवाज शरीफ क्या रोका है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए, आ जाए वज़ीर आज़म बन जाए। वज़ीर आज़म तो उनकी पार्टी ने शहबाज शरीफ को बनाया, किसने कहा था? नवाज शरीफ खुद भाग गया ना। और मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि लंदन प्लान में ये तयशुदा था कि नवाज शरीफ वतन तो आ जाएंगे, अपने चीज़ें मिटा लेंगे,
लेकिन इसके हाथ में लकीर नहीं है। रांदा दरगाह है नवाज शरीफ, इनको जब तक वहाँ से माफ़ी नहीं होती तब तक ये भूल जाए कि इसको कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।